तो गाइज़ आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइज़ लास्ट वीडियो में मैंने इसका पार्ट 1 कराया था और नाउ दिस इज़ पार्ट 2। यूनिट 3 का ये पार्ट 2 है और इसमें आज हम करने वाले हैं समस्या निवारण विधि। ओके, आइए चलिए देखते हैं। समस्या निवारण विधि क्या होती है? इसमें अध्यापक विद्यार्थी के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत करता है तथा विद्यार्थी सीखे हुए नियम, सिद्धांत तथा प्रत्ययों की सहायता से कक्षा में समस्या के हल को ज्ञात करते हैं। ये समस्या निवारण विधि में विधि क्या हो सकती है? बीजगणित पे अप्लाई होते हैं, रेखा गणित पे, अंक गणित पे समस्या निवारण विधि द्वारा किए जाते हैं। ओके, इसका हम देखते हैं विधि का स्तर क्या होता है। इसमें पहले हम समस्या को प्रस्तुत करते हैं बच्चों के सामने। क्या होगा कि अध्यापक एक समस्या को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ठीक है। फिर समस्या का विश्लेषण करते हैं। समस्या का विश्लेषण मतलब विद्यार्थी प्रश्नोत्तरी या फिर अध्यापक या फिर सूत्रों की सहायता से वो सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर संभावित हल का खोज मतलब कि बच्चे नियम सूत्रों को अप्लाई करके जो भी संभावित हल होता है उसे खोजने का प्रयोग करते हैं। हल ज्ञात करने के लिए गणना करते हैं और फिर हल का मतलब जब हल निकल जाता है, समस्या का हल आ जाता है तो फिर उसकी उत्तर की जांच करते हैं। ओके, पहले प्रस्तुत करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर सही संभावित पॉसिबल जो भी हमारा हल या सॉल्यूशन है उसे खोजते हैं, उसकी गणना करते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसको जांचते हैं कि ये सही है या नहीं। अब समस्या निवारण दक्षता में सुधार लाने हेतु हम क्या क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? समस्या को सामाजिक परिवेश से जोड़ दें जिससे बच्चे जल्दी से समझें। तथ्यों से परिचित ना हो परंतु दैनिक जीवन से संबंधित हो। चाहे वो तथ्यों से परिचित ना हो लेकिन जो भी समस्या उनके सामने प्रस्तुत की जाए वो दैनिक जीवन में उनके साथ घटित हो रही हो या फिर उससे रिलेट करके हम उसे बताएं तो बच्चों को अच्छा लगेगा और बच्चों को समझ भी आएगा। भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, सहज और स्पष्ट। बाल केंद्रित होनी चाहिए। समस्या निवारण का तरीका स्पष्ट हो। रंगीन चौक का प्रयोग और आकर्षित करने के लिए रंगीन चौक का प्रयोग करना चाहिए। श्याम पट्ट पर स्पष्ट लिखना चाहिए। लंबी समस्याओं को 2 या 3 भागों में हल करके बताना चाहिए और हल के लिए चित्र, संकेत एवं सारणी की आवश्यकता हो तो छात्रों को दे देनी चाहिए और हल के पश्चात तर्कसंगत जांच करनी चाहिए कि उनका सलूशन ठीक है या नहीं, और अगर गलत है तो बच्चों को तभी शुद्ध कराएं या फिर उसका तभी बताएं उनकी गलती कहाँ है और क्या गलतियाँ हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी विशेषताओं पर। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के जीवन संबंधित परिस्थितियों में सही जानकारी की वो बढ़ जाती है। बच्चों को अपने जीवन से संबंधित जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उन्हें समझने में, उन्हें जानकारी लेने में सहायता मिलती है। विद्यालय की समस्या हल करने तथा तथ्यों से जीवन समस्याओं को हल करने के लिए विद्यार्थी तैयार हो जाते हैं। विद्यालय की समस्या और जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए विद्यार्थी तैयार हो जाते हैं। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित हो जाती है। सही और गलत में भेद करना आ जाता है। समस्याओं से जूझने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। उच्च कक्षाओं में गणित का अध्ययन उच्च कक्षाओं में इससे बच्चों का अध्ययन कराया जा सकता है। बालकों में सही चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारी सीमाएं। अब इस विधि की सीमाएं क्या हैं? इस विधि की सीमाएं हैं पाठ्यक्रम को सुसंगठित करना बहुत कठिन होता है। इस विधि में हमें पाठ्यक्रम बनाना बहुत हार्ड होता है और समय व्यय विधि है। विद्यार्थियों की उन्नति एवं लगन कम स्वाभाविक होती है। बच्चों को ज़्यादा मन नहीं लगता इसमें। विद्यार्थियों के अनुकूल नहीं है। प्रत्येक अध्यापक के लिए संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस अध्यापक चाहिए हो जिसके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो डेली लाइफ से रिलेटेड। बीज गणित एवं ज्यामितियों के लिए, अन्य उपविषयों के लिए ये संभव नहीं है। तथ्यों का सही ना होना, जो भी तथ्य यूज किए गए हों उनका सही ना होना। अध्यापक पर अधिक कार्यभार आ जाता है और मानसिक कार्य को बढ़ावा देता है। ओके, नेक्स्ट विधि है हमारी योजना विधि। सो गाइस, योजना विधि और समस्या निवारण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आगमन निगमन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाती है। इसमें क्या दे रखा है? योजना विधि में प्रोजेक्ट एवं समस्यात्मक कार्य जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता प्राप्त करना, वो क्या हो जाता है? हमारा योजना विधि। इसका निश्चित उद्देश्य होता है। क्रिया की प्रधानता दी जाती है। वास्तविक एवं व्यावहारिक तथ्यों पर आधारित होती है। कार्य के लिए उपयोगी होती है। प्रत्येक छात्रों को कार्य चुनने की स्वतंत्रता होती है। ओके, ये होती है हमारी प्रोजेक्ट विधि। योजना के प्रकार कैसे हो सकते हैं? संरचनात्मक हो सकते हैं, आनंद योग्य हो सकते हैं, समस्यात्मक हो सकता है, अभ्यास योजना। इसके चरण क्या होते हैं? बच्चों के सामने परिस्थिति उत्पन्न करना,
उपयुक्त योजना का बच्चे चयन कर सके और योजना की रूपरेखा तैयार कर सके, क्या चीज़ कैसे करनी है। बच्चों के मस्तिष्क की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि इससे बच्चे सोचेंगे क्या करना है, किस तरह करना है, क्या चीज़ यूज़ होगी, ये सारी बातें बच्चों के दिमाग में आएगी और वो अपना सोल्यूशन ढूंढेंगे। क्रियान्वयन है, बच्चे क्रिया करेंगे इसके द्वारा, मूल्यांकन करेंगे अपना भी, और जो उन्होंने मतलब अपना मूल्यांकन कर सकेंगे और प्रतिवेदन करेंगे, उसके प्रति मतलब बता पाएंगे कि उन्होंने क्या कैसे किया। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है छात्रों को बैंक तथा संचय के संचालन की कह सकते हैं हम, वे विद्यालय बजट के लिए, बुक बैंकिंग का संचालन, देश की मुद्रा संकलन करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं बच्चों को। और इस विधि के योजना विधि के हमारे विशेषताएं क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है, सीखने के लिए स्वतंत्र है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, प्रयोगात्मक एवं व्यावहारिक है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल से ही पता चल रहा है हमें, सारे प्रैक्टिकल है। मतलब योजना विधि परिश्रम का महत्व होता है, तालमेल का सिद्धांत होता है, अनुशासन एवं गृह कार्य समय विभाग चक्र होता है। मतलब अनुशासन और गृह कार्य समय विभाग चक्र, मतलब कि गृह कार्य मिलता है और वो बच्चे समय निकाल सकते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार कार्य कर सकते हैं अपने अपने, क्योंकि बाल केंद्रित है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है इसमें। अब इसकी सीमाएं क्या हैं देखते हैं हम। शिक्षकों को अधिक अपेक्षाएं, मतलब शिक्षकों से अधिक अपेक्षाएं की जाती है कि शिक्षक क्या करेंगे, और ये अधिक खर्चीली होती है, गणित शिक्षण के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, बच्चे खेल में लग जाएंगे योजना विधि के द्वारा, वो ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देंगे नहीं, वो अपना समय आनंद में बिताएंगे। पाठ्यक्रम समय पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे तो बच्चों को भी सही से समझ नहीं आएगा और टीचर भी इसी में बिजी रहेगा उनके असाइनमेंट चेक करने में, और उन्हें मतलब टाइम नहीं मिल पाएगा, वो समय से अपना पाठ्यक्रम समाप्त नहीं कर पाएंगे, समय का अपव्यय है। ओके, सो गाइस, ये हमारी 6 विधियाँ हैं जो हमने पढ़ी। पहली आगमन, फिर निगमन, फिर विश्लेषण, संश्लेषण, समस्यात्मक, और ये लास्ट थी योजना। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर देखिएगा। ओके, ये एग्जाम में आती हैं। अब हम देखते हैं गणित शिक्षण की वैकल्पिक व्यू रचना, अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज ऑफ मैथ टीचिंग। अब हम देखते हैं मैथ को और कैसे पढ़ाया जाता है। गणित में लिखित कार्य सीखे गए प्रकरणों, नियमों एवं सिद्धांतों की जांच के लिए उपयुक्त होता है। लिखित कार्य मौखिक रूप से सीखी गई वस्तु को लिखित में तैयार करना होता है। ये महत्व क्या है इसके, हम लिखेंगे तो क्या होगा, छात्रों को क्रमबद्धता से लिखना आएगा, विधिवत लिखना आएगा, और स्वच्छता एवं गणित के समस्याओं को हल करना आएगा। स्वच्छता से गणित की समस्या हल करेंगे, वो ज़्यादा होच पोच नहीं बचाएंगे, बच्चों को सही से लिखना आएगा। मानसिक शक्तियों का विकास होगा, कार्य करने की गति में प्रोत्साहित होंगे, वो शुद्धता एवं स्वच्छता से कार्य करने की आदत की विकसित होगी उनकी। अध्यापक आसानी से गलतियाँ ढूंढ सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि बच्चे जो भी करेंगे उनका सही आंसर आया है या नहीं ये टीचर्स ही बताते हैं उन्हें प्राथमिक स्तर पर। सो बच्चे अच्छा दिखेंगे तो टीचर भी सही से उनकी गलतियां ढूंढ सकेगा और छात्रों को शुद्ध करवा सकेगा, शुद्ध मतलब कि क्लियर कर सकेगा, बता सकेगा उनकी गलती कहाँ है। फिर नेक्स्ट है हमारा मौखिक। गणित में मौखिक कार्य, अधिकांश बालकों में गणित में पिछड़ने में इसमें एक कठिन विषय समझना मौखिक को महत्व ना देने के कारण होता है। क्या होता है, बच्चों को, जो बच्चे मैथ से डरते हैं और मैथ में पीछे रह जाते हैं, उसे कठिन विषय मानते हैं, इसका कारण ये है कि वो मौखिक को महत्व नहीं देते। क्यों, बच्चे बचपन में पहाड़े याद नहीं करते, जो भी सुनते हैं वो सही से मतलब महत्व नहीं देते, वो बस लिखने को महत्व देते हैं, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। बिना मौखिक कार्य लिखित कार्य संभव नहीं है, जबकि स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ता है, विकसित होता है। इसका महत्व क्या है, दैनिक जीवन में ये उपयोगी है, परिश्रम तथा समय की बचत करता है। गणना कार्य शीघ्रता से करने की दक्षता का विकास होता है। भाषा समझने के लिए सहायक होता है। ये गणित में अभ्यास कार्य, बताए गए नियमों, सूत्रों को मस्तिष्क में दृढ़ करने के लिए छात्रों को अभ्यास कार्य दिया जाता है। इससे शिक्षकों को यह पता लगता है कि उनके शिक्षण उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुए। अभ्यास कार्य द्वारा ज्ञान को स्थायी एवं संचित कर लिया जाता है। इसका महत्व क्या है, शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति कहाँ तक हुई। गणना संबंधित कौशल का विकास करना, विभिन्न कौशलों का विकास करना, जैसे तर्क शक्ति हो गई, क्षमता हो गई, तर्क वितर्क की क्षमता हो गई, विश्लेषण करना हो गया, और संश्लेषण, प्रतिपादन, नियमीकरण आदि कौशलों का विकास होता है।
गति एवं शुद्धता का कार्य होता है। एकाग्रता, परिश्रम, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता का विकास होता है। फिर गणित में गृह कार्य, इसमें क्या होता है, छात्रों को कक्षा शिक्षण की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न अधिगम एवं अनुभवों को संगठित करने के लिए गृह कार्य देना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों को वो चीज़ें याद हो जो क्लास में कराई गई हों, उसके लिए हमें होमवर्क जरूर देना चाहिए, इससे बच्चों का ज्ञान स्थायी होता है। ओके, और गृह कार्य के माध्यम से छात्रों में अर्जित ज्ञान विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग में आता है। जो भी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं और गृह कार्य से वो उसे स्थिर कर लेते हैं, तो उन्हें क्या होता है, विभिन्न परिस्थितियों में ये समझ आता है और वो अपनी समस्याओं को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा महत्व, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप अध्ययन का अवसर, गणित में रुचि उत्पन्न करता है, मौलिक चिंतन की आदत। गणित में समूह कार्य, गणित में हम समूह कार्य क्यों देते हैं, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को उनकी योग्यता, रुचि, अभिरुचि के आधार पर समूह में बांट दिया जाता है। फिर छात्रों को अपनी समस्याओं को सम्मिलित प्रयास द्वारा बिना किसी विशेष प्रकार के बोझ के अनुभव एवं प्रसन्नतापूर्वक हल किया जाता है। बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है उनकी अभिरुचियों और रुचियों के आधार पर और उन्हें समस्या दी जाती है। बच्चे अपनी समस्याओं को स्वयं हल करते हैं और स्वयं उन्हें अनुभव होता है किस तरह उन्होंने हल किया। फिर गणित में स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब खुद से पढ़ना, जिसमें आप कार्य स्वयं करते हैं। ओके, गणित में रुचि और छात्रों में स्वावलंबी मतलब कि धैर्य आता है और अनुसंधात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। करके सीखने की आदत आ जाती है बच्चों में। गणित में पर्यवेक्षित अध्ययन मतलब अध्यापकों की देखरेख में बच्चे जो अध्ययन करते हैं, बच्चे अध्यापक की निगरानी में रहते हैं और छात्रों को वह उचित मार्गदर्शन दिखलाते हैं। फिर आता है हमारा गणित में पुनरीक्षण, प्रत्यय और अभ्यास बार बार कराना। पुनरीक्षण का मतलब ये होता है, छात्र पूरे पाठ में आए नवीन प्रत्यय एवं शब्द, विषय एवं बारीकियों को समझते हैं। गणित में अभ्यासार्थ मतलब असाइनमेंट, पाठ के पूर्व एवं पश्चात दिए जाते हैं। पाठ पढ़ाने से पहले देंगे असाइनमेंट, नहीं तो बाद में देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पुनरीक्षण प्रश्न जिसमें पहले सिखाए गए सिद्धांतों को दृढ़ कर दिया जाता है और दोहराने वाले प्रश्न नए सीखे गए प्रत्ययों को समझने के लिए। ओके, फिर आता है हमारा गणित में मस्तिष्क उदितल कार्य। अब आता है हमारा गणित में मस्तिष्क उदितल कार्य। समस्या केंद्रित होता है, ये सोचने की शक्ति एवं सोचने की शक्ति और तार्किक आदि का विकास करता है। कार्य शिक्षण में छात्रों तथा शिक्षकों को लगाए रखता है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं 3.5 पे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 3.5 पे, गणित में अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त की मुश्किलें। अब गणित में अर्थपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या क्या मुश्किलें आती हैं वो देखते हैं। गणित अर्थपूर्ण सीखने का क्या अभिप्राय है, अर्थपूर्ण सीखने का क्या अभिप्राय है। किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करना तभी अर्थपूर्ण कहलाएगा जब अगर वह उस विषय के उद्देश्य को समझने और उसे प्राप्त कर सकने में सहायक होगा और छात्रों को अपनी शक्तियों को जानने और समझने में सहायता देता है, तभी वह अर्थपूर्ण सीखने का कहा जाता है। गणित में सारयुक्त ज्ञान प्राप्त या सीखने का सिद्धांत क्या है। गणित का अध्ययन में रुचि एवं ध्यान उपलब्ध कराना, उद्देश्य एवं लक्ष्यों को स्पष्ट करना, सीखने वाली क्रियाओं को महत्व देना, मानसिक शक्तियों एवं समुचित प्रयोग करना, समस्यात्मक अभिवृत्तियों का विकास करना, क्रियात्मक कार्य द्वारा करना। गणित के प्रति डर, बच्चों का गणित के प्रति डर, गणित के प्रति डर, असहाय महसूस करना या स्वयं को गणित के प्रत्ययों और सवालों को हल करने के प्रति असक्षम समझना ही गणित का डर है। इसका कारण क्या होता है, घर में किसी का अनुभव का प्रभाव हो, किसी बच्चे की मतलब या फिर पेरेंट्स में से किसी की मैथ अच्छी ना हो, उनका बैड एक्सपीरियंस रहा हो, इस वजह से बच्चे डर जाते हैं सुन के कि मैथ इतनी हार्ड होती है। स्वयं का कोई बुरा एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, बच्चे खुद भी ऐसा होता है मतलब कि कुछ ही एग्जाम में ऐसा होता है बच्चों को मैथ समझ नहीं आती तो वो फेल हो जाता है, इससे उनका बैड एक्सपीरियंस होता है। इस वजह से भी बच्चे मैथ्स से डरते हैं। शिक्षकों का डर से, अब कुछ मैथ्स के टीचर खड़ूस से होता है जिसकी वजह से बच्चे डर जाते हैं और उनसे पूछते नहीं हैं, फिर इस वजह से भी। गणना कार्य में आलस्य आता है, बच्चों को ज्यामितीय तथ्य के प्रति कमजोरी है। अब उसके लक्षण क्या होते हैं बच्चों में, मनोवैज्ञानिक देखते हैं, दृढ़ता की कमी होती है, मनोबल की कमी होती है, अचानक भूल जाना। और शारीरिक में क्या है, शारीरिक में हमारा दिल की धड़कन तेज हो जाती है, नाक बंद और छींक आ जाती है, पसीना आना। गणित के प्रति डर, गणित के प्रति डर को हटाने के लिए बिंदु, आधारभूत प्रत्यय को दोहराया जाए, पाठ्यचर्या को कम कर दिया जाए,
अभिभावकों द्वारा बच्चों को प्यार से प्रोत्साहित किया जाए, गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा किया जाए, ध्यानपूर्वक उपस्थिति हो कक्षा में, प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयास एवं निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ओके, इससे मैथ के प्रति डर हटता है। अब यह है हमारा लास्ट, त्रुटि विश्लेषण एवं उनका उपचारात्मक शिक्षण। अब इसमें क्या था, बच्चे कहाँ त्रुटि करते हैं, मतलब कि कहाँ गलत होते हैं, उन्हें समझना होता है। हमें एक पीपल टीचर को ये समझना होगा कि बच्चे क्या कॉन्सेप्ट किस तरह ले रहे हैं। इसमें ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं जिसमें चिन्हित संक्रिया, मतलब कि बच्चे चिन्ह देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये सही होगा या गलत होगा, वो भूल जाते हैं कि क्या रूल था। ओके, सो इसमें दे रखा है -21 + -27 = 6। अब बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा ये सोच रहा है कि 27 में से 21 माइनस कर दिया तो 6 बचा, बट वो भूल गया कि रूल क्या था। बच्चे को बताना है कि रूल क्या था। रूल ये है कि माइनस प्लस माइनस इजिकल्स टू क्या होता है, माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -21 -27 प्लस होगा बट साइन माइनस का आएगा। ये बच्चों को समझाना है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है -4 × -9 + 5 × 3। तो बच्चे ने क्या करा है, बच्चे ने ये करा है कि बच्चे ने मल्टीप्लाई कर दी और माइनस का साइन लगाए रखा, और यहाँ पे 3 पंजे 15। तो उसने क्या करा, 36 में से माइनस कर दिया किसको, 15 को, तो उसके पास 21 आ गया और उसने बड़े का साइन लगा दिया यहाँ पे। लेकिन बच्चा ये गलत करता है। इसमें बच्चे को बताना है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो तब माइनस नहीं होता, प्लस होता है। इसलिए हमारा 36 + 15 आएगा, जो आंसर होगा हमारा 51। इसी तरह हम भिन्न में देखते हैं बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे सामने से भिन्न के मतलब हर में से हर घटा रहे हैं और अंश में से अंश घटा रहे हैं। लेकिन हमें बच्चों को ये बताना है कि जब हर समान होता है तो बड़े अंश में से छोटा अंश घटाया जाता है। ये हमें बच्चों को बताना है। बच्चे ये सोचने लगते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे डिवाइड है, तो बच्चों को पता है कि रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब व्युत्क्रम करते हैं, उल्टा करते हैं। लेकिन बच्चा ये भूल जाता है कि भाजक में से करते हैं या भाज्य में से। तो हमें बच्चे को बताना है, जैसे इसमें बच्चे ने कर रखा है, इसमें कर रखा है भाज्य में से कर रखा है, लेकिन हमें क्या करना है, भाजक को उल्टा करना है। तो यहाँ पे मैंने बता रखा है, भाज्य को उल्टा करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 4/3। अब दशमलव देखते हैं। तो दशमलव का मतलब होता है पॉइंट। बच्चों के लिए ये होता है कि दशमलव मतलब पॉइंट। तो बच्चे ने इसमें क्या कमी करी है, 1.2 को लिख दिया है 1/2 को लिख दिया है 1.2। लेकिन बच्चे को ये बताना है कि 0 लगाई जाती है, फिर उसके बाद डिवाइड किया जाता है, तो हमारा आंसर आएगा 0.5। इसी तरह बच्चा यहाँ पे जो डिवाइड कर, यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा। सो गाइस ये था 5.11। इसमें हमें बच्चों को बताना है, बच्चे क्या कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। बच्चों को लग रहा है जैसे हम मल्टीप्लाई करते टाइम लगाते हैं, गुणने और गुणक देखते हैं कि 2 प्लेस है तो 2 प्लेस के बाद लगा दिया। लेकिन बच्चों को यहाँ पर समझाना है हमें कि 2.6 है और 3.5 है, तो हमें पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रखना होता है। और ये 11 होगा तो 1 कैरी जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा हमारा आंसर 6.1। सो ये होता है, बच्चों की कन्फ्यूज़न दूर करनी है कि कौन सा साइन कब यूज़ किया जाता है। सो इसमें मैंने कुछ साइंस बता रखे हैं, जैसे ये प्लस 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 माइनस, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, जो भी होगा प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन आएगा और जमा होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, प्लस होगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस होगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, माइनस होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस होगा। बच्चे ने ऊपर अभी इस वाली इक्वेशन में गलती कर रखी थी। इसी तरह ये है प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, तो प्लस का साइन आएगा, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, माइनस का साइन आएगा, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस, माइनस का साइन आएगा, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, प्लस का साइन आएगा। सो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। ये यूनिट 3 कंप्लीट हो गया है, यूनिट 3 ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे, आपके लिए हेल्पफुल लगे हों, क्योंकि मैंने इसमें सारा इंपॉर्टेंट लिखा है और आपको बताया भी है यूनिट 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सारे मेथड इंपॉर्टेंट है और ये त्रुटियाँ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को पूछ ले जाता है कि बच्चे कहाँ पे त्रुटि करते हैं, मतलब कि कहाँ पे गलतियाँ करते हैं। त्रुटि मतलब होता है गलती। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।